नमस्कार दोस्तों, स्टडी टेक्स्ट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम राजनीति विज्ञान क्लास 11th की बुक देख रहे हैं और इसके तहत हम मौलिक अधिकार का विस्तृत वर्णन करेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो मौलिक अधिकार। तो सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे कि मौलिक या मूल अधिकार के बारे में इसका परिचय देखेंगे। तो मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के तहत वर्णित है। ठीक, अब हम इसके बारे में देखते हैं कि मूल अधिकार वे आधारभूत स्थितियां उत्पन्न करते हैं जो व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक होती हैं। अगर एग्ज़ाम में 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि मूल अधिकार क्यों चाहिए या क्या हैं, तो आप ये बात लिख सकते हैं कि मूल अधिकार वे आधारभूत स्थितियां उत्पन्न करते हैं जो व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक होती हैं। मूल अधिकार देश की मौलिक विधि यानी संविधान, ठीक है, में उल्लिखित होते हैं। ये संविधान द्वारा रक्षित और प्रवृत्त होते हैं, यानी संविधान के द्वारा इनकी रक्षा की जाती है और इन्हें लागू किया जाता है, ठीक है। और मौलिक विधि यानी संविधान में इनका विस्तृत उल्लेख किया गया होता है। एक कार्यपालिका तथा विधानमंडल की शक्तियों को मर्यादित एवं नियंत्रित करते हैं। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि कार्यपालिका और जो विधानमंडल है, विधायिका, इन दोनों की शक्तियों को ये सीमित करते हैं और उन्हें नियंत्रित करते हैं, ठीक है। तो मौलिक अधिकार ये याद रखना है। मूल अधिकार में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना जरूरी है। मूल अधिकारों को ऐसे ही नहीं हटाया जा सकता। जब तक संविधान में संशोधन न किया जाए तब तक इन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। मूल अधिकार नकारात्मक भी हो सकते हैं और सकारात्मक भी। उनका स्वरूप प्राकृतिक अधिकारों की तरह भी हो सकता है और सामान्य कानूनी और विधिक अधिकारों की तरह भी हो सकता है। यानी इनकी प्रकृति अगर पूछी जाए तो आप ये बताएंगे कि मूल अधिकार नकारात्मक भी हो सकते हैं और सकारात्मक भी हैं, ठीक है। इसके साथ ही ये इनका स्वरूप प्राकृतिक अधिकारों की तरह भी हो सकता है। प्राकृतिक अधिकार दरअसल दार्शनिक जॉन लॉक के द्वारा दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि व्यक्ति को जन्म के साथ ही उसको कुछ अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो राज्य के द्वारा नहीं बल्कि प्रकृति यानी ईश्वर प्रदत्त हैं, ठीक है, और राज्य उन्हें छीन भी नहीं सकता है। इसके अंतर्गत उन्होंने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को शामिल किया था, ठीक है। तो उसी तरीके से मूल अधिकार भी क्या है, प्राकृतिक अधिकार हैं, ठीक है। इन्हें सामान्य कानूनी या विधिक अधिकार भी कह सकते हैं, ठीक। तो ये था मूल अधिकारों का परिचय या मौलिक अधिकारों का परिचय। तो आप ये 3-4 पॉइंट से मूल अधिकारों की विस्तृत व्याख्या कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए, भारत की अधिकांश जनसंख्या निरक्षर थी जब संविधान का निर्माण किया गया, ठीक है। साक्षरता दर भारत में बहुत कम थी, निरक्षर थी, जो अपने राजनीतिक हितों और अधिकारों को नहीं समझती थी, ठीक है। तो उनके राजनीतिक हितों और अधिकारों का उल्लंघन होता था। तो इसलिए संविधान में लिखना आवश्यक हो गया, मूल अधिकारों का वर्णन आवश्यक हो गया, ठीक है। तो संसदीय शासन प्रणाली थी भारत में। सरकार संसदीय बहुमत का प्रयोग करते हुए मूल अधिकारों को छीनने वाला कानून बना सकती थी, क्योंकि संसद यहाँ प्रमुख है, ठीक है। और सरकार जिस दल की बनती है वो दल क्या कर सकता था कि मूल अधिकारों को छीनने वाला कानून बना सकता था। इसलिए भी संविधान में इनका विस्तृत वर्णन जरूरी हो गया। बहुसंख्यक यानी बहुमत की तानाशाही से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए, क्योंकि जो बहुसंख्यक है, बहुमत में जो है, ठीक है, उसकी सरकार होगी और वह क्या करेगा, संसद के माध्यम से अल्पसंख्यकों के अधिकारों को छीन सकता है। इसलिए भी जरूरी था, ठीक है। अगला, संघात्मक शासन पद्धति में प्रांत की सरकारें नागरिकों के अधिकार छीन सकती थी, ठीक है। प्रांत की सरकारें नागरिकों के अधिकार छीन सकती थी, इसलिए यह आवश्यक हो गया था कि संविधान में मौलिक अधिकारों का विस्तृत वर्णन किया जाए, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं, जनता को यह बोध कराना जरूरी था कि अब किसी भी व्यक्ति के पास विशेषाधिकार नहीं है, यानी कि सभी के पास समान अधिकार हैं और सभी नागरिक विधि के समक्ष क्या हैं, समान हैं। कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं। यह बात जनता को भी बोध कराना था, उन्हें भी मालूम कराना था। तो इसलिए क्या किया गया कि भारत में मूल अधिकारों को लाया गया, ठीक। यानी कि संविधान में मूल अधिकार क्यों लाया गया, तो
क्योंकि अधिकांश जनसंख्या निरक्षर थी, संसदीय शासन प्रणाली थी, ठीक है, तो मूल अधिकारों को छीनने का कानून बना सकती थी सरकार, ठीक है, बहुसंख्यक की तानाशाही स्थापित हो सकती थी, संघात्मक पद्धति थी तो प्रांत सरकारें नागरिकों के अधिकार छीन सकती थी, और साथ के साथ ही जनता को भी यह बोध कराना था कि अब किसी के पास विशेषाधिकार नहीं है, सभी नागरिक जो हैं विधि के समक्ष समान है। इन्हीं कारणों से मौलिक अधिकारों का प्रावधान संविधान में किया गया, ठीक है। अब हम देखते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में कि संविधान में भाग 3 में 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों की बात कही गई है, ठीक है। तो संविधान के भाग 3 में है, पहली बात तो याद रखना है। दूसरा, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार की बात कही गई है, ठीक है। तो जो पहला प्रकार है समानता का अधिकार, यह संविधान के अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक विस्तृत रूप से वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 के तहत दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह अनुच्छेद 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 25 से 28 तक इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। पांचवा जो प्रकार है वो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, जो अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। यह विशेषता अल्पसंख्यकों का अधिकार है, ठीक है। अभी हम इसकी विस्तृत व्याख्या देखेंगे। छठवां जो है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। तो ये हमें मोटा मोटा याद रखना है कि 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं और किन किन अनुच्छेदों में इनका वर्णन है। अब हम इसको विस्तृत रूप से देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे समता का अधिकार, यानी समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। तो राइट टू इक्वलिटी हमने देखा अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 14 में गारंटी दी गई है कि कानूनी समता और समान कानूनी सुरक्षा प्राप्त करने के बिना भेदभाव के, ठीक है, बिना भेदभाव के क्या करना है, सबको कानून के समक्ष समानता, ठीक है, और कानून के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है, यानी विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं, ठीक है, और विधि के द्वारा सभी का समान संरक्षण किया जाएगा। ये अनुच्छेद 14 में किया गया है, ठीक है, यानी कानून के शासन की बात यहाँ पर की गई है। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है कि सरकार जो है धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव मुक्त समाज की स्थापना करेगी, यानी कि किसी भी व्यक्ति के प्रति धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। अनुच्छेद 16 जो है ये सार्वजनिक नियुक्तियों के अवसर की समानता का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है, यानी अनुच्छेद 16 में यह वर्णित है कि सार्वजनिक जो नियुक्तियां हैं, जो सरकारी पद हैं, उन पर सबको समान अवसर प्राप्त होगा। अनुच्छेद 17 सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्या है कि यह छुआछूत की समाप्ति की बात करता है कि समाज में छुआछूत को समाप्त किया जाए। अनुच्छेद 18 जो है ये सैनिक व शैक्षिक उपाधियों के अलावा अन्य उपाधियों पर रोक लगाता है कि भाई व्यक्ति और कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पहले जमींदार साहब, राय बहादुर इत्यादि तमाम तरह की उपाधियां धारण करते थे, तो ये सब अब धारण नहीं कर सकते, क्योंकि ये कहीं न कहीं विशेषाधिकार को स्थापित करती है। और अभी अभी हमने देखा कि मौलिक अधिकारों के द्वारा विशेषाधिकार को समाप्त किया गया, ठीक है, इसलिए इन उपाधियों का अंत किया गया। तो ये था समता का अधिकार, समाज में समानता स्थापित करने के लिए ये चारों अनुच्छेद प्रावधानित किए गए हैं। आगे देखते हैं। अब है स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 1922 के तहत दिया गया है। जो अनुच्छेद 19 है इसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि हमें भाषण देने के, अपने विचार को प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी गई है ना। इसके साथ ही संघ बनाने, सभा करने, ठीक है, भारत भर में कहीं भी घूमने टहलने, भ्रमण करने और किसी भी भाग में बसने, ठीक है, और स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ये सब अनुच्छेद 19 में दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है कि अपराध में अभियुक्त या दंडित व्यक्ति को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो किसी कोई दोष सिद्ध व्यक्ति है, ठीक है, या अभियुक्त है, ठीक है, तो उसको संरक्षण प्रदान किया गया है इस अनुच्छेद के द्वारा। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 21
कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ है। ठीक है, अनुच्छेद 21 का ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें RTE राइट टू एजुकेशन 2002, ठीक है, का वर्णन है, यानी शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का से संबंधित है। और यह 86वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया। शिक्षा का अधिकार क्या हो गया? मौलिक अधिकार हो गया। किसके द्वारा? 86वें संविधान संशोधन वर्ष 2002 में। और इसमें क्या कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको मुक्त व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये है। तो यानी कि 93वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया। 21A है ये। ठीक है, ठीक है। अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया है? किसी भी नागरिक की विशेष मामलों में गिरफ्तारी एवं हिरासत से सुरक्षा प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? कि किसी नागरिक को विशेष मामले में गिरफ्तारी एवं हिरासत से सुरक्षा से संबंधित है। आगे देखते हैं। अब है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 से 24 में दिया गया है। अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है कि मानव व्यापार यानी तस्करी और बल प्रयोग द्वारा बेगारी, बधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है कि भाई किसी भी व्यक्ति की तस्करी नहीं की जा सकती है, उससे बल प्रयोग द्वारा बेगारी नहीं कराई जा सकती है, बधुआ मजदूरी नहीं कराई जा सकती है। ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ तब भारत के कई भागों में दास्ता और बेगार प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, जमींदार किसानों से काम करवाते थे परंतु मजदूरी नहीं देते थे। विशेषकर स्त्रियों को पशुओं की तरह खरीदा और बेचा जाता था। तो इन्हीं सबको समाप्त करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 23 के तहत यह प्रावधान किया गया कि मानव व्यापार नहीं किया जा सकता है, मानवों की तस्करी नहीं की जा सकती है और उन्हें उनसे बेगारी नहीं कराई जा सकती, उन्हें बधुआ मजदूरी के रूप में नहीं रखा जा सकता है। तो इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है कि जो खदानें हैं, कारखाने हैं या अन्य खतरनाक स्थल हैं जहाँ पर काम होता है वहाँ पर बच्चों को अपॉइंट नहीं किया जाएगा, वहाँ पर उनको नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो कहीं न कहीं बच्चों की सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद है, तो इसको याद रखना है, अनुच्छेद 24। ठीक है, अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी जोखिम वाले काम पर नहीं लगाया जाएगा, जैसे कि खदानें हैं, कारखाने हैं, इन सब में इनको नहीं लगाया जाएगा। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हमने देखा अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 में तस्करी, बेगारी, बधुआ मजदूरी इत्यादि से संबंधित है और अनुच्छेद 24 बच्चों से संबंधित है कि उनको संकटमय यानी जोखिम वाले स्थानों पर उनको नहीं लगाया जाएगा, काम पर नहीं लगाया जाएगा। अब देखते हैं अगला, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28। तो यहाँ पर हम देखते हैं अनुच्छेद 25 से 28 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है कि अपने अपने धर्म को मानने, पालन करने एवं प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 26 में क्या कहा गया है? संगठित इकाई के रूप में धार्मिक तथा परोपकारी कार्य करने वाले संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार है। तो यानी यहाँ पर कहीं न कहीं संस्थान को स्थापित करने का भी अधिकार मिल गया। कोई भी धार्मिक तथा परोपकारी कार्य करने वाला संस्थान है, धार्मिक और परोपकारी दोनों कार्य करने वाले संस्थान को स्थापित करने का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 27 में क्या कहा गया कि धर्म प्रचार एवं धार्मिक संप्रदाय की देख रेख करने के लिए कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, ये कहा गया। कोई भी धार्मिक संप्रदाय है। ठीक है, अनुच्छेद 28 में क्या कहा गया है? किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो यहाँ धार्मिक शिक्षा न देने की बात कही गई है कि है ना, कोई भी सरकारी शिक्षण संस्थान है, ठीक है, मान्यता प्राप्त है या सरकार द्वारा वित्त पोषित है, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वित्त पोषित है, वहाँ पर कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। तो ये था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला अधिकार देखते हैं। अगला अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार।
ये अनुच्छेद 29 और 30 से संबंधित है। यह मुख्यतः अल्पसंख्यकों से संबंधित अधिकार है। अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है कि भारत के किसी भी राज्य के नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, जो उसकी अपनी विशेष भाषा है, लिपि है या संस्कृति है, उसको बनाए रखने का अधिकार है। ठीक है, भारत के किसी भी राज्य में कोई भी नागरिक रह रहा है और उसकी कोई विशिष्ट भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, तो उसे बनाए रखने का अधिकार है। जैसे कि आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, जैसा हम देखते हैं अंडमान निकोबार में है, तमाम आदिम आदिवासियाँ हैं जिनकी भाषा, लिपि और संस्कृति समाप्त होती जा रही है। हालांकि उनको अनुच्छेद 29 के तहत अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया है, इसके अंतर्गत भाषा तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, उनके प्रशासन को चलाने का अधिकार दिया गया है। तो ध्यान देने वाली बात है, भाषा और धार्मिक अल्पसंख्यक की बात की गई। भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं वे क्या कर सकते हैं, शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उनके प्रशासन को चला सकते हैं। ये अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये था संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अगला देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बड़ा ही महत्वपूर्ण अधिकार है ये। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 में दिया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि जो ऊपर हम 5 प्रकार के जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यदि उनका उल्लंघन होता है, ठीक है, तो उनसे सुरक्षा के लिए, उल्लंघन से सुरक्षा के लिए, ठीक है, यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार का प्रावधान किया गया है। यदि उनका उल्लंघन होता है तो कोई भी व्यक्ति न्यायालय के द्वारा रिट जारी करवा के अपने अधिकारों को सुनिश्चित कर सकता है। संविधान के जनक डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को, यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो किसने कहा था? डॉक्टर अंबेडकर ने। ठीक है, किसको? जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी। ठीक है, तो बाकी हम देख चुके हैं। ठीक है, तो न्यायालय क्या करता है? 5 प्रकार की, 6 प्रकार की रिटों का, 5 प्रकार की है, तो 5 प्रकार की रिटों का को जारी करता है, इनको सुनिश्चित करने के लिए, मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए। तो पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हेबियस कॉर्पस भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा है परमादेश मैंडमस है। तीसरा है प्रतिषेध प्रोहिबिशन। चौथा है अधिकार परीक्षा क्यो वारंटो। और 5वां है उत्प्रेषण यानी सर्सियोररी। ठीक है, तो ये है। ये था मौलिक अधिकार। अब हम देखते हैं मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। तो मूल अधिकारों की विशेषताएं, तो मूल अधिकार वाद योग्य हैं। वाद योग्य हैं का मतलब है कि जस्टिसिएबल हैं, यानी कि अगर इनका उल्लंघन होता है तो हम इन्हें प्रवर्तित कराने के लिए, इन्हें लागू कराने के लिए न्यायालय में जा सकते हैं। यह भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 32 है, जिसके अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात की गई है, उसके तहत हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट्स में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है। मूल अधिकार क्या है? वाद योग्य हैं, प्रवर्तनीय हैं, ठीक है, जस्टिसिएबल हैं। ठीक, हाँ, इन पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है, यानी ये निरपेक्ष नहीं है कि इनको दे दिया गया है तो इनको वापस नहीं लिया जा सकता, ऐसा नहीं है। इन्हें वापस लिया जा सकता है कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में। ठीक है, यानी इन पर क्या है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, यानी युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सरकार के एक पक्षी निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध हैं। सरकार मनमाने तरीके से निर्णय न ले सके, उसके विरुद्ध हैं ये विशेषता है इसकी। यानी कहीं न कहीं यह सरकार के प्रति नकारात्मक हैं, सरकार को क्या करते हैं? रोकते हैं कुछ न करने की, है ना। इनकी प्रकृति हम देख चुके हैं, सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों हैं। ठीक है, ये अस्थाई नहीं है। अस्थाई नहीं है। होता क्या है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर इन्हें निलंबित भी किया जा सकता है, इन्हें वापस भी लिया जा सकता है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन्हें गारंटी और सुरक्षा दी गई है ना, सुरक्षा दी गई है, गारंटी दी गई है कि ये व्यक्तियों को प्राप्त होंगे। ठीक है,
तो ये प्रमुख विशेषताएं थी, इसको याद रखें। अब हम देखते हैं कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति क्या है। अगर प्रश्न पूछता है मौलिक अधिकारों की प्रकृति क्या है बताएं, तो आप ये बता सकते हैं कि वही ये कि मौलिक अधिकार जो हैं सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। सकारात्मक मूल अधिकार राज्य पर कुछ करने का बल प्रदान करते हैं। जो सकारात्मक हैं तो क्या कहते हैं, राज्य को कुछ करने की बात कहते हैं कि राज्य कुछ करे, व्यक्तियों के लिए कुछ करे। जबकि नकारात्मक जो मूल अधिकार हैं राज्य पर कुछ प्रतिबंध आरोपित करते हैं, ठीक है। और यह प्रतिबंध व्यक्ति के लिए भी है, ये नहीं कि राज्य ही, प्रतिबंध राज्य और व्यक्ति दोनों के लिए भी है, ठीक है। तो सकारात्मक नकारात्मक का मतलब आप समझ गए होंगे। सकारात्मक का मतलब है कि राज्य कुछ करे व्यक्तियों के लिए, व्यक्तियों के हितों को बढ़ावा देने के लिए, तो वो सकारात्मक हो गया। और अगर राज्य को रोका जा रहा है कुछ न करने के लिए, ठीक है, और व्यक्ति को भी, तो वो नकारात्मक हो गया प्रकृति। मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, यानी कि इन्हें सीमित किया जा सकता है, अभी हमने देखा। तो ये प्रकृति जब पूछेगा तो ये बातें आप लिख सकते हैं, ठीक है। हालांकि कुछ मौलिक अधिकार हैं जो निरपेक्ष हैं, जिन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, सीमित नहीं किया जा सकता है। जैसे कि अनुच्छेद 24, जहां अभी हमने बात की कि अनुच्छेद 24 में क्या है कि बच्चों को परिसंकट में यानी जोखिमपूर्ण स्थानों पर नियोजित नहीं किया जाएगा, काम पर नहीं लगाया जाएगा, तो इसे, ठीक है, तो इसे सीमित नहीं किया जा सकता, ये हमेशा के लिए है, यानी निरपेक्ष है, ठीक है। अनुच्छेद 17 जो हमने देखा अनटचेबिलिटी का, छुआछूत का, तो छुआछूत के विरुद्ध जो अधिकार दिया गया है उसे भी वापस नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। कुछ मूल, हाँ ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखनी है कि जब राष्ट्रीय आपात लगता है तो सिर्फ अनुच्छेद 20 और 21 समाप्त नहीं होते हैं, बाकी कुछ समय के लिए जब तक राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है तब तक अन्य मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। कुछ मूल अधिकार स्वयं सक्रिय हैं, यानी इनको लागू करने के लिए किसी कानून की बनाने की जरूरत नहीं होती है, संविधान बन गया है, संविधान में लिख दिया गया है तो वो सक्रिय हो गए हैं, अर्थात उन्हें चलायमान करने के लिए विधि की आवश्यकता नहीं है, है ना। उनको एक्टिव करने के लिए कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम देख सकते हैं उदाहरण कि समानता का अधिकार जो दिया गया है अनुच्छेद 14 में, ठीक है, इसके लिए कोई विधि बनाने की जरूरत नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19, जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21, ठीक है, ये सारे क्या हैं, स्वयं सक्रिय अधिकार हैं। जबकि कुछ निष्क्रिय हैं, यानी कि डोरमेंट पोजीशन में होते हैं और उनको लागू करने के लिए हमें विधि बनाना पड़ता है, ठीक है। तो यानी कुछ मौलिक अधिकार क्या है, निष्क्रिय हैं, जिन्हें विधि बनाकर ही लागू किया जा सकता है। जैसे अनुच्छेद 17 है, ठीक है, और अनुच्छेद 23 है, इन्हें विधि बनाकर ही लागू किया जा सकता है। तो आप उदाहरण के द्वारा समझा सकते हैं। तो ये था मौलिक अधिकारों की प्रकृति, तो ये लिख सकते हैं आप जब प्रश्न पूछेगा। तो अब हम अंतिम देखेंगे पार्ट इसका, मूल अधिकारों का क्या महत्व है। अगर प्रश्न पूछा जाता है मूल अधिकार क्या हैं, इनका क्या महत्व है, या मूल अधिकार क्यों अपनाए गए, तो सारी बातें हम देख चुके हैं। तो अंतिम हम देखेंगे इसमें कि मूल अधिकारों का या मौलिक अधिकारों का क्या महत्व है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस क्या है उसका, तो देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करते हैं। जो मौलिक अधिकार हैं देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करते हैं, इसलिए इनका इम्पोर्टेंस है, इनका महत्व है। ये व्यक्ति को भौतिक नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थिति उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो व्यक्ति क्या कर सके, अपना भौतिक और नैतिक उत्थान कर सके, ठीक है, उसके लिए ये जरूरी है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षक हैं, ठीक है, व्यक्ति की सुरक्षा स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, इसलिए क्या है, जरूरी है। व्यक्तिगत सम्मान बनाए रखने में भी इनका महत्व है। ये देश में विधि के शासन की स्थापना करते हैं। अनुच्छेद 14 में हमने देखा था रूल ऑफ लॉ, ठीक है, विधि का शासन होगा, व्यक्ति का नहीं, विधि के समझ सभी लोग बराबर होंगे। तो ये क्या करते हैं मौलिक अधिकार, विधि के शासन की स्थापना करते हैं, व्यक्ति की नहीं, है ना। व्यक्ति क्या हो सकता है, निरंकुश हो सकता है ना। विधि जब होएगी तो सभी को समानता मिलेगी, है ना, सभी को समान माना जाएगा, ठीक है। ये अल्पसंख्यकों एवं समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा भी करते हैं। अभी हमने देखा इनके विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 29-30 में अल्पसंख्यकों के बारे में, ठीक। ये भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष छवि को बल प्रदान करते हैं। कहीं न कहीं यहाँ पर क्या किए गए, नागरिक की बात की है, किसी जाति धर्म विशेष की बात नहीं की गई है। तो कहीं न कहीं ये धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। तो कहीं न कहीं ये देश की क्या कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष छवि को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये भी बड़ा ही महत्व है इनका। ये सामाजिक समानता है नहीं, अनुच्छेद 14 से 18 में हमने देखा।
सामाजिक न्याय की आधारशिला रखते हैं, है ना। तो ये है, ये सरकार के शासन की पूर्णता पर नियंत्रण स्थापित करते। शासन की पूर्णता मतलब सरकार जो है निरंकुश न बन जाए, उस पर नियंत्रण स्थापित करते हैं, है ना। हमने देखा था कि इनकी प्रकृति नकारात्मक है, ये सरकार पर कुछ रोक लगाते हैं कि सरकार ये नहीं कर सकती है ना। तो कहीं न कहीं यही रोक लगाते हैं कि सरकार जो है ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, उनको छीनती है, उन्हें सीमित करती है। तो कहीं न कहीं शासन को निरंकुश होने से रोकती है। ये लोगों को राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रणाली में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है। जो स्वतंत्रता का अधिकार हमने देखा था अनुच्छेद 19 के तहत, कहीं न कहीं वहाँ से हमें राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रणाली में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है। जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार रखने की स्वतंत्रता, है नहीं, उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रणाली में भाग ले सकते हैं, है नहीं, एक्टिव हो सकते हैं उसमें। ठीक। मूल अधिकारों के संबंध में अधित्याज्ञा का सिद्धांत लागू नहीं होता है। अधित्याज्ञा का सिद्धांत लागू नहीं होता है, इसका मतलब यह है कि कोई भी नागरिक अपने अधिकारों को स्वेच्छा से त्याग नहीं सकता है। यानी जो संविधान के द्वारा उसको मूल अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं, उन्हें त्यागा नहीं जा सकता। इसी को अधित्याज्ञा का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, ये सब पर बराबर रूप से लागू होंगे। तो ये हमने यहाँ पर इस वीडियो में हमने पूरी डिटेल में देखा मौलिक अधिकारों के बारे में। ठीक है, विस्तृत व्याख्या देखी। अगली वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी देख लेंगे। ठीक है, प्रश्न को देखने से पहले इस वीडियो को आप बेहतर तरीके से बढ़िया से देखें ताकि पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकें। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आप आसानी से लिख सकेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।